दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये बायोलॉजी की लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम साइटोलॉजी हम आज पढ़ेंगे। तो इस साइटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल। टोटल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी 10⁻13, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स कई सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम्स कई सारे मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि प्लांट या एनिमल हो सकता है। आगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल जो है रॉबर्ट हुक 1665 में की थी। माइक्रोग्राफिया एंड द डेड सेल, ये बुक लिखी है इन्होंने, माइक्रोग्राफिया एंड डेड सेल। फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो लेवेनहुक ने ढूंढा था, क्योंकि इन्होंने डेड सेल ढूंढा था। सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लेन एंड स्वान। स्क्लेन एक बोटेनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। स्क्लेन ने प्लांट पे बताया और स्वान ने एनिमल पे। बहुत जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है। सेल थ्योरी जो दी थी वो ये थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेड अप ऑफ सेल होते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द थ्योरी ये निकली, जो वायरस होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। मतलब वो इनसाइड बॉडी या किसी लिविंग चीज़ के अंदर है तो लिविंग होगा, और लिविंग चीज़ के बाहर है आउटसाइड द बॉडी ऑफ मतलब आउटसाइड बॉडी नॉन लिविंग है अगर ये, तो नॉन लिविंग होगा। उसके बाद कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो PPL होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्म। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन या नर्व सेल होता है, 80 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है ये। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है स्पर्म्स या RBC। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हमने डाल दिए हैं। लेफ्ट में हमारा एनिमल सेल है और राइट में प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में ज़्यादा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। बस हमें डिफरेंस याद रखना है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ सेम सेम प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो सेल वॉल और प्लास्टिड्स दोनों एब्सेंट है, दोनों प्रेजेंट है। अब एक चीज़ उल्टी है, सेंट्रियोल जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ये सॉरी इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। और एक और चीज़, जो प्लांट सेल होता है उसमें एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, बट जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक सेंट्रियोल नहीं होता है, इसमें दो चीज़ें नहीं होती है, और एक सेंट्रियोल होता है। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम उन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो मेड अप ऑफ प्रोटीन या लिपिड और फैट से बना होता है। लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको, जो प्रोटीन से बना होता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कुछ चीज़ें बाहर जा सकती है, अंदर बाहर कर सकती है, कुछ नहीं। तो सिलेक्टिव परमिएबल होता है इसको। लिविंग मेम्ब्रेन होता है ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल, जो कि अभी हमने देखा प्लांट्स में होती है, ह्यूमन या एनिमल सेल में नहीं होती। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल लिखा है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है सेल्यूलोज, उससे बना होता है ये। डेड मेम्ब्रेन होती है ये एक, जैसे ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिविंग मेम्ब्रेन है, ये डेड मेम्ब्रेन है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, चिटिन। सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ शुरू में बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस या फर्नेस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कंटेन्स DNA एंड राइबोसोम। ठीक है, तो DNA ज़्यादा कहीं पे नहीं होता है, एक न्यूक्लियस में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एक प्लास्टिड्स में होता है। तो इन चीज़ में तीन में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वो न्यूक्लियस। और प्लास्टिड हमें पता है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं प्लास्टिड्स, तो हमें ये पता है प्लांट सेल में ही होते हैं प्लास्टिड्स। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एनिमल सेल में, जहाँ पे DNA मिलता है। रेस्पिरेशन में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल होती है, इसकी वजह से सेमी ऑटोनोमस है, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल। DNA मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, ये मैं बता रहा था। तो प्लास्टिड्स में सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, DNA और राइबोसोम दोनों होता है, इसमें भी DNA और राइबोसोम दोनों होता है। तीन तरह के होते हैं, ये देखो, ये है प्लास्टिड्स जो एनिमल सेल में होता है, जो तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होता है, प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर, डिफरेंट पिगमेंट होता है। लाइकोपीन टमाटर में, कैरोटीन कैरेट के लिए रंग देता है, और कैप्सेंथीन जो है वो रेड चिलीज को रंग देता है, और कार्की कैक्सेंथीन पपाया को रंग देता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट है, जो कलरलेस होता है, कोई पिगमेंट नहीं है, स्टोर्स फूड, पोटैटो का स्टार्च और पल्सेस का प्रोटीन, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये तीन हमें याद रखने हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वैसे इनके नाम से पता चलता है, आसानी है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, जिसको हाईवे ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है। दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ वाले में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। रफ वाले में हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन, और स्मूथ ER जो है उसमें टेक्स पार्ट इन लिपिड या फैट सिंथेसिस। तो इसमें प्रोटीन रफ में और स्मूथ में फैट और लिपिड। अब हम आगे चलते हैं।
तो आगे आ गया है लाइसोसोम। इससे कई बार सवाल आ चुका है पेपरों में। लाइसोसोम जो है सुसाइड बैग या एटम बम ऑफ द सेल बोलते हैं। कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, जो कि लिक्विड फ्लूइड होता है, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ 24 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होता है ये। जैसे ये फटता है ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट फुल सेल, अच्छा पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। रिमूव्स डेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी, जो खराब हो जाते हैं उनको बर्स्ट कर देता है। टेक्स पार्ट इन डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, अमीबा जैसे में डाइजेशन का काम करता है ये। आगे हम वैक्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। वैक्यूल जो होता है उसके बाहर की बाउंड्री को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और अंदर जो होता है वो लिक्विड फैट होता है जिसको सेल सैप बोलते हैं, वाटर प्लस मिनरल। वैक्यूल सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, वो टेक पार्ट करता है सेल डिवीजन में। इन प्लांट सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन डिक्टियोसोम, गोल्गी बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है, और इसमें सेंट्रियोल एनिमल सेल में। गोल्गी बॉडी भी पढ़ लेते हैं फिर हम। तो गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, टेक्स पार्ट इन पैकिंग, स्टोरिंग एंड सिक्रेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ सेल, ठीक है, गोल्गी बॉडी। न्यूक्लियोलस आ गया है। न्यूक्लियोलस जो है टेक्स पार्ट इन आरएनए सिंथेसिस। और न्यूक्लियस आ गया है। न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स, उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इन दोनों में ही डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड में भी। अभी हमने पढ़ा था, देख लेते हैं। हाँ, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही डीएनए होता है, मगर प्लास्टिड सिर्फ जो है वो एनिमल सेल में ही होता है, ये चीज़ भी याद रखनी है हमें। ये देख लिया हमने, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी। डीएनए क्या होता है ये हमने वैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था, यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है एक सिंगल डीएनए की, जो एक छोटे से सेल में होता है, वो 6 फीट से 2 मीटर तक होती है। और ये वाला मैं फैक्ट आपको बता रहा था वहाँ पे, 10 × 13 हमारी बॉडी में सेल होते हैं, इंटू 2 मीटर, हर एक 2 मीटर का होगा। तो 70 ट्रिप्स फ्रॉम अर्थ टू सन लग जाएगी, मतलब एक बार जाना आना ऐसे 70 बार, मतलब जाना आना इंटू 70। तो बहुत बड़ा डीएनए हमारी बॉडी में कंप्रेस होकर पड़ा है। आगे देखते हैं, इन सेल इन क्रोमेटिन फाइबर, ये देखो उलझा हुआ क्रोमेटिन फाइबर में होता है, जिसकी वजह से इतना सारा इकट्ठा हो जाता है। डीएनए वाइंड्स अप ऑन हिस्टोन प्रोटीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम होता है जो डीएनए होता है जिसमें वो ऐसे बंडल बन जाता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन हो जाता है इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं। मेटाफेज स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स कैन बी डिस्टिंक्ट, और नेक्स्ट स्टेज में डिवाइड हो जाते हैं। जीन्स ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। चलो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको किया, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जीन को एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ईच कैरेक्टर में वन पेयर ऑफ जीन होता है, मैटरनल और पैटर्नल। डीएनए जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमने पढ़ा था, शुगर बेस फॉस्फेट और, अच्छा शुगर बेस और फॉस्फेट, और एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। हमें याद है कि एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन तीनों में है। थायमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में। अच्छा ये यहाँ पे दे ही रखा है, देखो यूरासिल है, सॉरी यूरासिल है थायमिन की जगह, बाकी सब सेम है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है सारा, तो इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हाँ ये जरूर एक चीज़ देखेंगे हम, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए ऐसे वाला, वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1962 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डीएनए हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एलेक्स जेफरी ने ढूंढी थी, यूज टू प्रूव पैटर्निटी, आइडेंटिफाई डेड बॉडीज और यूज्ड इन फॉरेंसिक्स। सेल डिवीजन की बात करें तो दो तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में 46 दो निकले हैं, व्हेन बॉडी वांट्स टू ग्रो एंड रिपेयर, तो 2 डॉटर सेल्स निकले हैं ऐसे। और मियोसिस में जब फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स स्पर्म रिप्रोडक्शन, तो उसमें 23 निकलते हैं, 4 डॉटर सेल निकल रहे हैं इसमें एक में से, ठीक है। और इसमें माइटोसिस पूरा, मियोसिस आधा, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद एनिमल टिश्यू पे आ जाते हैं हम। हमने देखा था सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन एंड फंक्शन, ठीक है। तो सेम ओरिजिन के जो सेल है वो जुड़ के पूरा जो सेम फंक्शन का एक टिश्यू बन जाता है। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और बाकी कहाँ पे है, बाकी भी तो होते हैं, ये इतने ही होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। जो अपनी स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, उसकी स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ बॉडी होता है स्किन। इंटरनल लिवर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कई सारे पार्ट है उसके, वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो नर्वस शायद आगे आएगा। और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फंक्शन टू कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जैसे एरियोलर टिश्यू है वो स्किन और मसल को जोड़ता है, तो हमारी चमड़ी को मसल्स के साथ एरियोलर जोड़ता है। एडजपोज जो है वो स्टोर करता है फैट। टेंडन जो है वो मसल्स और बोन्स को जोड़ता है, टेंडन मसल्स और बोन्स को जोड़ता है। लिगामेंट जो है वो बोन को जोड़ता है। कार्टिलेज जो है लॉन्ग बोन्स को जोड़ता है, ठीक है। कार्टिलेज और लिगामेंट हमने देखा, लिगामेंट भी बोन जोड़ता है, कार्टिलेज भी, मगर कार्टिलेज लॉन्ग उसको जोड़ता है। उसके बाद 6 नंबर पे बोन, 1 2 3 4 5 6, ओके, और 7th पे ब्लड। तो पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। पीएच लेवल स्लाइटली बेसिक होता है 7.4, और सीमेन का हमारा भी स्लाइटली बेसिक होता है, 7 से 8 के बीच में। और यूरिन का स्लाइटली एसिडिक होता है 6 से 7 के बीच में, ठीक है। वॉल्यूम जो इसका हमारा बॉडी में होता है 5 से 6 लीटर होता है। 7% ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर ऑफ द बॉडी, 7% ऑफ द वाटर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में जितना पानी है उसका 7% जो होता है वो खून होता है, ठीक है।
ब्लड डज नॉट क्लॉट कोगुलेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स ड्यू टू हीपेरिन। हीपेरिन एक प्रोटीन होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, जो खून को जमने नहीं देता। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होता है। प्लाज्मा जो होता है हमारा, वो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, और 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 1% ग्लूकोज, यूरिया, हॉर्मोन्स, आयन, सॉल्ट। ब्लड सेल्स में हमारे इंपॉर्टेंट आरबीसीज, एरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये याद रखेंगे गाइस। और आज हम खून की पूरी दास्तां सुन लेंगे। तो आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा बोन मैरो में फॉर्म होता है या लॉन्ग बोन्स में फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। फीटस में, जब इंसान एक फीटस होता है, बनने से पहले, इंसान बनने से पहले फीटस होता है, तब लीवर और स्प्लीन में फॉर्म होता है। काउंट इसका 5 से 5.5 मिलियंस होता है पर ml ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। डेड आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। इन मेच्योर रेड ब्लड सेल न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये एक आरबीसी का सेल है। हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट होता है इसके अंदर। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, पालक एप्पल से मिलता है, जो हमें टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। एनीमिया ईदर लैक ऑफ आयरन और विटामिन B12। नीमिया एक बीमारी होती है, लैक ऑफ आयरन या लैक ऑफ B12। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये फॉर्म्ड इन बोन मैरो में बनते हैं। 6000 से 8000 सिर्फ होते हैं पर ml ऑफ ब्लड। फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज इनका, 0 to 3 डेज जो है इनका लाइफ स्पैन होता है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पैथोजन या वायरस एंटर करता है अपनी बॉडी में, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ते हैं और उसको मारते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में फिर 2 टाइप के होते हैं। मोनोसाइट्स वो होते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, डायरेक्टली किल्स द पैथोजेंस, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, किल्स पैथोजन यूजिंग केमिकल्स या एंटीबॉडीज, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो मोनो मतलब सिंगल ही काफी है, और लिम्फोसाइट्स मतलब स्पेशल फोर्सेस। उसमें एस लिम्फ है और टी लिम्फ है। टी लिम्फ जो है उसमें टी हेल्पर सेल्स होते हैं, जो जब किसी को HIV के वायरस आ जाते हैं तो वो उसके टी हेल्पर सेल्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से आदमी को एड्स हो जाता है। तो ये हमारे लिम्फोसाइट्स के टी लिम्फ सेल भी बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स की बात करें तो फॉर्म्ड इन बोन मैरो, काउंट 1.5 से 3.5 लाख पर मिलियन ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन 5 से 8 दिन होता है। टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, अपना खून वून कहीं पे चोट लग जाए, खून बाहर निकलता है, उसको जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। डेंगू इफेक्ट में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है प्लेटलेट्स। विटामिन के, फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन, ये लीवर में फॉर्म होते हैं, दोनों प्रोटीन है, और कैल्शियम। ब्लड ग्रुप की कुछ बातें कर लेते हैं। ये लैंड स्टीनर डिस्कवर किया था 1900 में। केमिकल्स होते हैं हमारे ब्लड में जो ग्रोथ प्रोटीन है, एंटीजन A एंड B और एंटीबॉडी A एंड B। छोटे वाले A एंड B एंटीबॉडी, बड़े वाले A एंड B एंटीजन। ये एंटीजन आरबीसी में होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। एक RH फैक्टर, रेसिस फैक्टर बोलते हैं इसको, रिलेटेड टू ए मॉन्की है। किसी मॉन्की में मिला था, उसके बाद देखा गया इंसानों में भी मिल गया है। तो 1940 में इन साउथ अमेरिका लैंड स्टीनर, यही वाले लैंड स्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है, प्लस वीनर ने रिसस मॉन्की पकड़ा जिसके आरबीसी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन थे, तो उसको RH फैक्टर बोला गया। अभी RH फैक्टर अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप काम करता है ABO सिस्टम, जिसमें AB और O 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब उसमें RH फैक्टर भी आ जाता है, प्लस और नेगेटिव। प्लस जिसके में RH फैक्टर है, माइनस जिसके में RH फैक्टर नहीं है। AB पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसीवर है, और O नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। करते हैं, अच्छा ये वापस आ गया। अब हम RH फैक्टर के हिसाब से बात कर लेते हैं। RH फैक्टर ये रहा। RH फैक्टर अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, मगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता, ठीक है। ये देख लिए एग्जाम्पल। तो एक बीमारी का नाम लिख रखा है यहाँ पे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसमें क्या होता है, अगर मेल का RH फैक्टर पॉजिटिव है और फीमेल का नेगेटिव है, तो दोनों मिलके फीटस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। उसकी वजह से जो है रिएक्ट्स विद RH फैक्टर ऑफ द बॉडी, RH एंटीबॉडी जो है रिएक्ट करता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है बच्चे की, और बच्चे होने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ केस होते हैं जहाँ हो भी जाता है, मगर ये जो है साइंस बोलती है। फिर हम प्लांट टिश्यू पढ़ लेते हैं। एनिमल टिश्यू हमने पढ़ चुके हैं पूरा। प्लांट टिश्यू में हम देखते हैं तो 2 तरीके के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम बोलते हैं, और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक या मेरिस्टेम जो होते हैं उसमें डिवीजन प्रेजेंट होता है, इसमें डिवीजन एब्सेंट होता है। इसमें एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू आता है मेरिस्टेम में। परमानेंट में 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। तो हम फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम की बात कर लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रूट एंड शूट एपेक्स होता है, मतलब ऊपर से जो भागने वाला होता है, पेड़ बड़ा होता है, वो काम होता है एपिकल मेरिस्टेम का। हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इंटरकैलरी जो होता है वो बीच में जो नोड्स होते हैं उनके बीच का जो स्ट्रेंथ इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ नोड्स, इंटर नोड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो बाकी सारी पौधा तो लंबा हो रहा है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, डंडियाँ, झाड़ियाँ और सब कुछ लंबा होना, उसका काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो नीचे से उसको लेटरल पोजीशन उसकी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इज़ द गर्थ ऑफ द प्लांट। तो ये यहाँ से मोटा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको। ये 3 हमने पढ़ लिए मेरिस्टेम। अब हम परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले पेरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। पेरेन्काइमा जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, तो सबसे ज़्यादा यही होता है एक प्लांट में। फोटोसिंथेसिस, फ्लोटेशन, फूड स्टोरेज, फ्लोटेशन जो पानी वाले पौधे होते हैं उन सब के लिए काम आता है पेरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा के 3 आगे हमने यहाँ लिख रखे हैं, कॉलरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इडियोब्लास्ट। कॉलरेन्काइमा जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। एरेन्काइमा जो है वो फ्लोटेशन कराता है, इसमें एयर स्पेसेस होते हैं इन बिटवीन। आइडियोब्लास्ट जो है स्टोर सेक्रेटरी मटेरियल, ठीक है, रेजिन, टेनिस और गम्स, फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एग्जाम्पल हाइड्रीला। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कर लेते हैं गाइस। कॉलेनकाइमा सेकंड परमानेंट टिश्यू सिंपल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये लिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मगर ये डेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। सिंपल सेम चीज़ है, कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेन लिविंग, स्क्लेरेन डेड। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाइलम जिसको वुड बोल देंगे और फ्लोएम जिसको बास्ट बोल देंगे। ये अंदर का वुड और बाहर का बास्ट, जाइलम और फ्लोएम। तो अंदर से क्या जाएगा, अंदर से हमारा वाटर्स और मिनरल्स जाएंगे जाइलम के अंदर से ऐसे, यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर जाता है। फ्लोएम में कंडक्शन ऑफ फूड एंड हार्मोन, ठीक है, फूड एंड हार्मोन जो है वो जाएगा इधर से उधर, वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड जाएगा बास्ट से, ठीक है। फ्लोएम बास्ट है, जाइलम अंदर का है। जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये रिजेंबल करता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। ये 4 तरीके के सेल्स होते हैं दोनों में, जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम में 3 डेड सेल होते हैं और 1 लिविंग सेल होता है, और फ्लोएम में 3 लिविंग होते हैं क्योंकि वो डायरेक्शनल चाहिए, और 1 डेड होता है। तो वो भी देख लेते हैं हम। ट्रैकाइड्स जो है वेसल्स है और जाइलम फाइबर है, ये तीनों डेड है। यहाँ पे सेवी ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग है। जाइलम पेरेन्काइमा डेड है और फ्लोएम फाइबर डेड है। सॉरी, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है और फ्लोएम फाइबर डेड है। तो फाइबर वाली चीज़ दोनों में डेड है, फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जाइलम के साथ जिंदा है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो ये कुछ मस्कुलर स्केलेटल नर्वस सिस्टम, इसको हम स्किप करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम भी हम स्किप कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी स्केलेटल सिस्टम का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर आपको देखना है तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। नोट्स बड़े सिंपल है ये, एक सेकंड वीडियो रोक के देख लेना। ये फेमूर हमारे पैर की, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और एक नाक में होती है, कान में, ये रही स्टेपीज कान में होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है ये, देख लेना इसको। आगे चलते हैं, नर्वस सिस्टम हम थोड़ा देख लेते हैं। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, एन करके। नर्वस टिश्यू होता है एक स्पेशल सेल मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल। नर्व सेल हमारी बॉडी के सबसे लंबे सेल्स हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सेल होते हैं न्यूरॉन्स। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस होते हैं, 1 मीटर तक के हो सकते हैं। कैनॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, एक बार पैदा हो गए उसके बाद डिवाइड नहीं होते ये। रीजनरेशन पावर्स एब्सेंट होती है इसमें। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर हमारी लीवर सेल में होती है। रीजनरेशन की बात हुई तो बता देता हूँ। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स होते हैं, साइनेप्स बोलते हैं इसको, इस तरीके से जो ये जोड़ेंगे। 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, साइटोन सेल बॉडी या एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब मैंने यहाँ वो उसका वो नहीं बना रखा है, एक्सॉन ऐसे बीच वाला होता है, डेंड्राइट्स जो ऐसे निकलते हैं, और साइटोन शायद जो उसका सेल बॉडी होता है। आई एम नॉट श्योर बट गूगल कर सकते हैं गाइस। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पहला और दूसरा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड में होल्स होते हैं, वहाँ से जाता है। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स ब्रेन वाली और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल वाली, तो ये नर्व्स के अंदर से जाता है। तो नर्व्स और होल्स का फ़र्क है, नर्व्स के अंदर से जाना और होल्स के अंदर से जाना। लास्ट टॉपिक हम ब्रेन पढ़ लेते हैं। इसका एवरेज वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है, 1.5 किलो के आसपास हो सकता है। ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है मेनिंजिस, जो स्वेलिंग से बचाती है। और मेनिंजाइटिस, अच्छा मेनिंजिस स्वेल हो जाती है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, जो कि दिमागी बुखार होता है। ईईजी की बात करें, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी ब्रेन के लिए होती है, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए होती है। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को बोलते हैं। ब्रेन के कुछ पार्ट्स है, बस थोड़ा सा ही है गाइस। पहला है फोर ब्रेन, जिसका एक सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन में सेरेब्रम सबसे पहले बात करें तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सेंटर ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, इमेजिनेशन, जजमेंट, एक्सप्रेशन एंड विल पावर। वॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल होते हैं सेरेब्रम में, सेरेब्रम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैलेमस बाद में आ जाता है, एक्ट्स एज रिले सेंटर टू रिसीव एंड ट्रांसमिट जनरल सेंसेशन ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर, ये हमारा थैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये हमने पढ़ा था एक्सोक्रीन ग्लैंड्स में, सॉरी एंडोक्रीन ग्लैंड्स में। और उसके बाद मिड ब्रेन, जिसमें ऑप्टिक लोब आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस विजन। हिंड ब्रेन में 2 होते हैं, पोन्स बरोली और सेरेबेलम, और तीसरा मोड्यूला ओब्लोंगटा। पोन्स बरोली जो है वो रिलेज इंपल्स बिटवीन मोड्यूला ओब्लोंगटा एंड सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो मोड्यूला ओब्लोंगटा और सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इन दोनों का जो वो कराता है, रिलेज इंपल्स बिटवीन इन दोनों के बीच में, पोन्स बरोली, ठीक है। एंड बिटवीन हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, सेरेबेलम की तरह ये सेरेबेलम और हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम और सेरेबेला को भी आपस में वो करवाता है ये, और इन दोनों को भी आपस में करवाता है पोन्स बरोली, ठीक है। सेरेबेलम की क्या बात होती है, इसका पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी मेंटेन करने के लिए होता है। जब आदमी दारू पी लेता है तो उसका सेरेबेलम जो है इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही से खड़ा नहीं रह पाता। मेडुला ओब्लोंगटा की बात करें हम तो इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस, सेंटर दैट कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग,
अच्छा, इनवॉलेंटरी एक्शन, सेंटर जो कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, सलाइवेशन, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में अपने आप चलता रहता है उसको कंट्रोल करता है मोड्यूला ऑब्लोंगटा। मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा गाइस। फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।